लुक देख कर आते हैं। भैया इनका नाम है सुहागन चुड़ैल, लेकिन जब कोई इतने कातिलाना अंदाज में दिखे तो ऐसी चुड़ैल को तो हर कोई चाहेगा कि उनके घर में, उनकी लाइफ में वो मंडराती रहे। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट निया शर्मा एंड हर अपकमिंग शो सुहागन चुड़ैल। चलिए इनका लुक आपको दिखाते हैं। बाय गॉड इट्स किलर। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ निया शर्मा और आज मैं एबीपी न्यूज़ के साथ करने जा रही हूँ अपनी लुक स्टोरी। शो का नाम है सुहागन चुड़ैल, सो ऑब्वियसली यू गोना बी सीइंग मी इन द चुड़ैल अवतार, बट नॉट द एक्चुअल चुड़ैल जैसी दिखती है, बट दिस इज़ लाइक द मोर ऑफ अ sexy chudel, the attractive chudel. So my name is Nishigandha in the show. निशिगंधा का सिग्नेचर श्रृंगार, उसका एक श्रृंगार है काजल. सो शी लाइक्स टू वेयर लॉट ऑफ काजल. वो मैंने पर्सनली भी अपनी तरफ से भी डाला है उसमें. आई डू माई मेकअप विद अ लॉट ऑफ हैवी काजल, सो इट लुक्स सल्ट्री. सो बहुत डेफिनेशन ऐड हो जाती है व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ काजल. मतलब मैं पहले नहीं इतना काजल पहनती थी, बट इस शो में अदरवाइज ऑल्सो व्हेन आई एज निया ऑल्सो. निशिगंधा ऐसे नॉर्मल नहीं रहती है. निशिगंधा हैज़ हर 16 श्रृंगार. तो वो जब तक वो नहीं आते हैं उसकी लुक इनकम्प्लीट है, बिकॉज उसके हर श्रृंगार में एक एक पावर है. सो फाइनली मेरे 15 श्रृंगार कंप्लीट हो चुके हैं विद द बिंदी. 16 होते हैं. सो बिकॉज यू नो द शो इज़ अबाउट मी अटेनिंग द 16वां श्रृंगार. सो अभी तक मुझे मिला नहीं है. मेरा 16वां श्रृंगार होगा सिंदूर, विच आई हैवंट अटेन्ड येट. तो उसके लिए मुझे मारना पड़ेगा 16वें इंसान को. सो दैट्स दैट. बट या, सो इंक्लूडिंग माई मांग टीका, मेरा necklace, the hand things, and my bindi, the kamarband, the earrings. Every shringar has a power. So किसी से मैं काजल, मैं किसी से बारिश ला सकती हूँ, कोई तूफान ला सकती हूँ. मैं शो के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी, एंड आई डिड नॉट वांट टू इवन टेक अप समथिंग लाइक दिस. आई सेड व्हाट चुड़ैल, नो, ये वो. बट यू नो, जब आप बहुत बार ये मीटिंग्स करते हो, जब आपको समझाया जाता है, व्हेन दे एक्चुअली टोल्ड मी दैट वी आर लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस, इट हैज़ टू बी अ, यू नो, द गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, हु अट्रैक्ट्स यू नो एवरीबडी, एंड यू नो इट इज़ ऑल अबाउट her agendas in life. It's about her looking beautiful, and so that's how the character is very, very stylish. She's sultry and she's supposed to be very, very sexy and everything. So that's how they got me around this show. शो भले ही मेरा नया है, पर एबीपी के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है. आज 13 साल हो गए आई थिंक. और उस 13 साल में मैंने 13 लुक स्टोरीज़ उनके साथ की ही होंगी. मतलब हर जगह, एवरीवेयर आई हैव गॉन, आई थिंक एबीपी हैज़ ऑलवेज बिन देयर विद एवरीबडी. सो
यही बोलूँगी दैट बहुत टाइम बाद आई एम कमिंग बैक ऑन स्क्रीन, सो सेम जो आज तक प्यार मिलता है वही आई वुड एक्सपेक्ट विद दिस शो। न जाने कब जाएगी आदत भैया सीरियल की बहुओं की, फॉर दैट मैटर वैम्स की भी। ये जो सच छुपाने की आदत होती है ना आधे से आप पे, उसकी वजह से होते हैं। अभी तो हमने आपको बता ही दिया कि भाग्य लक्ष्मी में डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, पारो जो है वो ऋषि की बेटी है। लेकिन भैया ना हमारी लक्ष्मी ना ही मलिष्का बताना चाहती हैं ये ऋषि को, तो जाहिर सी बात है इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो झेलने ही पड़ेंगे। ऋषि भाई मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ से जाने से पहले लक्ष्मी अभी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। सच उगलवाने के लिए कई बार टेढ़े तरीकों को अपनाना पड़ता है और अब लक्ष्मी सीधे सीधे तो ऋषि को ये नहीं बताने वाली कि पारो उसकी बेटी है, लेकिन ऋषि का मन तो यही कहता है कि वो पारो का पापा है। अब सच्चाई पता लगाई जाए तो भला कैसे, इसीलिए तो ऋषि लक्ष्मी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब लक्ष्मी और ऋषि की कोई बात बिना किचकिच के कहाँ शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार तो करते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते, और जाहिर होता है तो बस इनका गुस्सा। अब भला कोई कहेगा क्या कि इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो खुद ही बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। अब बेचारा यहाँ ऋषि सच पता लगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऋषि अगर आप शेर हैं तो लक्ष्मी सवा शेर है और वो इतनी आसानी से आपको सच नहीं बताएगी। पर एक सच तो ऋषि के सामने आ चुका है कि जब लक्ष्मी घर से गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, और ये बात आयुष ने ऋषि से छुपाई थी। ओके ऋषि भाई मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ से जाने से पहले लक्ष्मी अभी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी, तो अभी तक मुझे बताया नहीं। ऋषि भाई कैसी बातें कर रहे हो? आपने हाल देखा था अपना? आप किसी से बात नहीं करते थे, हर टाइम बस काम में अपने आप को बिजी कर लिया, किसी से बात नहीं करते थे। कई बार सोचा मैंने बहुत बार सोचा ऋषि भाई कि आपके पास जाऊँ, आपको बताऊँ, ये बात फिर लगा कि आपको लगेगा कि लक्ष्मी भाभी के साथ आपका बच्चा भी। अब इस बात को जानने के बाद तो ऋषि का भरोसा और भी पक्का हो गया है कि पारो उसी की बेटी है, यानी कि लक्ष्मी का ये झूठ अब काफी दिनों तक नहीं टिकेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। की दुनिया में वैसे जब भी दो प्यार करने वाले करीब आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जल्द आंधी आने वाली है, जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये बिछड़ जाएं, और ये आंधी सब कुछ बदल कर रख सकती है। वैसे परी और राजीव एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे में इनके बीच का रोमांस साफ दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अपनी परी के लिए राजीव रिंग लेकर भी आया है। ये इनकी माँ की वजह से ऐसा हो रहा है, और वो मुझे
बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर देती है मेरा, और मेरी फिर अलग अलग टैंजेंट पे मैं चल रही हूँ। हम दोनों ऐसे पैरेलली चल रहे हैं, हम इसका कुछ अलग सोच है, मेरा कुछ अलग सोच है, हम ऐसे एक पॉइंट पे नहीं मिल पा रहे, कॉमन पॉइंट नहीं आ पा रहा। कॉमन पॉइंट नहीं आ पा रहा। अरे अरे, ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये बिछड़ने से पहले वाली आरज़ू है जो इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं जाने दे रही है। और आप और हम ये दोनों ही जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का साथ तो चाहते हैं, मगर परी राजीव को खुद से दूर करने जा रही है और इसीलिए उसका हाल बेहाल हो रहा है और राजीव भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इसने मुझे सौंप दिया नीति के हवाले, और अभी कह रही है कि जो केयर है, जो प्यार है, वो भी वो ही करेगी। तो मैं थोड़ा ऐसा दिल दहक गया मेरा, हाँ, कि ये क्या बोल रही है। ये तो बोल रही तुम जाओ, इसको समझाओ। मैं आपको पता है मैं दिल से ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इट्स द सिचुएशन। हाँ तो सिचुएशन क्या, तुम बोलती तो कि जाओ, तुम जाओ, ये ऑडियंस समझाएगी तुम्हारी। वैसे कहानी में चाहे जो हो रहा हो, बिहाइंड द सीन भी राजीव ने परी को ब्रेसलेट पहनाया है। देखो ये गरीबी नहीं है, प्यार का इजहार है, और प्यार का इजहार किसी भी चीज़ से हो सकता है। करेक्ट। लिटिल मोमेंट्स। We are engaged. और ये मैंने बनाई है अपने हाथों से, देखो। एक और मैंने ब्रेसलेट बनाया है स्पेशली फॉर यू। सस्ता दिखाओ। और ये भी बताया कि डांस का रिहर्सल किस तरह से किया गया। डांसिंग विद अंकुर ऐसे मतलब इट्स वेरी इजी, मतलब ऐसे लगता है विद द फ्लो वी जस्ट डू इट, वी एंजॉय। वी एंजॉय। मेरे को इतना अच्छे से डांस आता नहीं है, बट स्टिल आंचल के साथ मज़ा आता है डांस करने में, तो विद द फ्लो हो जाता है वो। अब ये टेलीविजन की दुनिया है, यहाँ मिलना बिछड़ना तो काफी आम है, लेकिन इनकी दूरियां क्या इन्हें नजदीक ला पाएंगी या नहीं, यही देखने वाली बात होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, भैया उड़ने की आशा। ऑफ कोर्स हम सीरियल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सचिन और साइली के बीच में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जितनी ये खुसर पुसर कर रहे हैं ना, आई एम श्योर देयर अप टू समथिंग। किसी भी रिश्ते की शुरुआत पहले झगड़े से ही तो होती है ना। अब ऐसा ही कुछ सचिन और साइली के साथ भी हो रहा है। अब साइली ने सचिन को गलत समझ लिया था, जिसकी वजह से अब उसे पछतावा भी हो रहा है। मगर सचिन भी ना कभी कभी ऐसी हरकत कर देता है कि साइली सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब एक तरफ साइली को पछतावा है कि उसने सचिन को गलत समझ लिया, क्योंकि उसने चेन जो बेच दी थी, वही सचिन भी जानता है कि साइली सब जानती है। इसीलिए तो वो उसकी बहन के सामने उसे घर जाने के लिए तो कहता है, मगर ये भी टॉन्ट मारता है कि एक सॉरी बोलना कितना जरूरी है, क्योंकि उसकी गलती जो नहीं थी। नहीं, पति पत्नी में थैंक यू हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सॉरी होने को मांगता है। सॉरी बोलने के लिए कोई रिश्ता देखना जरूरी नहीं। अब इधर राह चलते लोग को अगर कंधा विंदा लगता है, अपन सॉरी बोलते हैं ना, तो जब किसी को मालूम हो कि उसकी गलती है, वो तो सॉरी बोल ही सकता। पर ठीक है, सब मेरी तरह से नहीं होते, क्या कर सकते। आप टाइटल की घर पे आ जाना, वैसे भी आई को अपनी चोरी वापस करनी अपने साथ, पर मेरे को चेन वेन वापस नहीं चाहिए। काकी को बोल दे प्लीज। वो साहिब इधर ही है, मैं लोकेशन पे। अच्छा आ गए क्या? 1 मिनट आ रहे हैं, मेरे को जाने के। ए गणपति बप्पा, इमरजेंसी में जो लोग सोना गिरवी रखते हैं ना, उनकी रक्षा करना। चलता है नहीं।
अब देखिए सचिन भी समझ चुका है कि उससे गलती कहाँ हुई थी, इसीलिए तो उसने अपनी चेन वापस ले ली और मिले हुए पैसे वापस कर दिए। मगर उसने फिर कर दी वही बात जिसे साइली को है ऐतराज, और इसीलिए तो साइली फिर हो गई है सचिन से परेशान। परेशान हो भी क्यों ना, वो पी कर जो घर आया है, और इतना ही नहीं वो नीचे लुढ़क जाता है, जिसे देखकर साइली काफी ज्यादा परेशान है। आज भी वही है कि मैं उसके पास इंक्लाइन हो रही हूँ कि यार ही इज़ अ गुड पर्सन, बट अगर उसकी हरकतें या उसकी हैबिट्स वैसी है तो आई थिंक साइली अभी नहीं बट मे बी शी वुड ट्राई कि वो सचिन को थोड़ा चेंज करे, थोड़ा मोल्ड करे, कि वो जो रफनेस है उसमें वो कैसे सॉफ्ट करती है वो हमें देखने मिलेगा। अब रूठना और मनाना तो चलता ही रहेगा, मगर इनके बीच नजदीकियां क्या आएंगी, इसी का तो सभी को इंतजार है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, दोस्तों से मुलाकात करने का मजा ना वीकेंड पर ही आता है, मतलब छुट्टी वाले दिन जब आप तसल्ली से उनसे मिल सकते हैं। क्या है ना, वीकडे की भाग दौड़ में क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक जल्दी वाली चाय पी लेंगे साथ साथ, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। तो चलिए ना ऐसा करते हैं, आज थोड़ा बेहतर जानते हैं किनको, भाई अभिलाष थपलियाल को। एक पूरा दिन बिताएंगे एंड वी विल गेट टू नो हिम अ लॉट बेटर। को छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ ऐश भी था, आराम भी था, वो आराम छोड़कर आया हूँ। मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ काम भी था और नाम भी था, वो नाम छोड़कर आया हूँ। मैं कुछ बनने आया हूँ। सपनों को जो आकार मिला, साकार मिला, तो फिर से मिलने आऊँगा। मैं कुछ बनकर आऊँगा। मेरा नाम है अभिलाष थपलियाल, मैं एक एक्टर हूँ और मेरा बड़ा ही प्यारा सा घर है जिससे सामने समंदर दिखता है और मैं आपका वेलकम करता हूँ। इस घर की शुरुआत जो कि हमने इस पीस से की है। जब मैं मुंबई आ रहा था तो ये आखिरी पीस था जो दिल्ली में मैंने लिखा था एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए, कि अपनों को छोड़कर आया हूँ, मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ ऐश भी था, आराम भी था, वो आराम छोड़कर आया हूँ। मैं कुछ बनने आया हूँ। वहाँ काम भी था और नाम भी था, वो नाम छोड़कर आया हूँ। मैं कुछ बनने आया हूँ। एंड बीच में कुछ चीज़ें और है, और लास्ट में कि सपनों को जो आकार मिला, साकार मिला, तो फिर से मिलने आऊँगा। मैं कुछ बनकर आऊँगा। ये हमारा लिविंग एरिया है। हमारे किचन को हमने थोड़ी ऐसी वाइब दी है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको शीशे नज़र आएंगे। सो ये मूव करते हैं तो हम लोग अंदर से बाहर कोई खाने का सामान लेना चाहें देना चाहें वो कर सकते हैं आराम से। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। इसकी तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हमारी शादी हो रही थी अनुभूति और मेरी, तो हम लोगों की इंडिविजुअल पिक्चर्स पूरी फैमिली की थी, लेकिन जो ग्रुप पिक्चर होती है वो मिस हो गई किसी तरीके से। तो हमने ये एक स्केच क्रिएट किया जिसमें उस दिन हम सब ने क्या क्या कपड़े पहने थे वही पहने हुए हैं। हाँ, ये सबसे प्यारा एरिया है। इसे मैं बोलता हूँ हमारे घर का इंजन है। ये मेरे पापा का स्कूटर है, पहला स्कूटर जो उन्होंने खरीदा था। हमारे बड़े सारे दोस्त घर में आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने बड़ा ही एक कोजी सा स्पेस क्रिएट किया। ये जितने आप फ्रेम्स देख रहे हैं ये भी किताबों के फ्रेम्स हैं, जो अनुभूति की फेवरेट किताबें हैं। प्लस ये भी बड़ी कमाल का स्पेस है। ये यहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ने और चाय पीने में एक अलग सुकून, एक मजा है। एक्चुअल रीजन ये है कि ये सीटिंग इस लिविंग एरिया का भी स्पेस बन जाती है, और अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं और आप दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं तो आप इसको मूव करके आप इस तरफ फेस कर सकते हैं।
मेरी लाइफ की फिलॉसफी बन गया ये शेर। निदा फाजली जी ने लिखा था कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ज्यादातर प्लांट्स जो हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है तापसी पन्नू, उसके यहाँ से आए हैं। उसने कहा था कि तेरा जब घर बनेगा तो मैं बहुत सारे प्लांट्स गिफ्ट करूंगी, तो वो प्लांट्स ला दिए। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो ये प्लांट यहाँ पर रख के गई है वो। मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है मेरे लिए यही है जो जिसकी वजह से हम लोग शायद इस घर में वापस आए और इस घर ने शायद हमें चुना। सुबह उठ के पहली मेरी आदत थी, मैं उठता था और फोन देखना शुरू कर देता था। अब मैं उठता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ तो फोन उठाने का वक्त नहीं मिलता है। मैं एक रेडियो जॉकी रहा हूँ हमेशा से, और रेडियो से शुरुआत करके फिर मैं शहर में आया एक फिल्म की। पहले दिल जंगली नाम की फिल्म थी, वो फिल्म नहीं चली बट उससे बहुत सुंदर रिश्ते मिले, बहुत अच्छे दोस्त उस फिल्म से मिले। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनना था, जो नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे मैंने कॉमेडी शोज किए। मैंने कभी कॉमेडी नहीं की, उससे पहले मैं पॉलिटिकल सटायर बहुत सारा करता था सोशल मीडिया पर। तो वहाँ पर मैं एक जो अब वायरल फिगर बोलते हैं, हम लोगों ने 2013-14 में वो एक्सपीरियंस किया था। और उसके बाद कॉमेडी सर्कस, एंटरटेनमेंट की रात, एक सोनी पर मैं शो करता था, एक कलर्स पर मैं शो करता था, एक सब टीवी पर मैं शो करता था, अपना न्यूज़ आएगा। तो ये सारे के सारे कॉमेडी शोज होते रहे। और उसके बाद एस्पिरेंस आया, जिसका जो एसके कैरेक्टर है वो बहुत फेमस हुआ। एस्पिरेंस मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और बाहर के लोगों सभी ने देखा, उनको बहुत प्यार हुआ उस कैरेक्टर के साथ। और उसके बाद मेरी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई। फिर ब्लर अजय बहल के साथ मैंने की, जिसमें तापसी के उस फिल्म को लीड करी थी और मैं एंटागनिस्ट था उस फिल्म में। फिर फाड़ू किया मैंने अश्विनी अय्यर तिवारी ने। ये सारे प्रोजेक्ट्स बस मिलते रहे, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते रहे। अभी अमित शर्मा के साथ मैदान करने का मौका मिला। तो हाँ, इस तरीके से एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, अभी भी चल रही है। रेडियो मैंने नहीं छोड़ा है, मैं अभी भी मुंबई का एक रेडियो शो है, शाम का शो है, वो करता हूँ। और ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं एक्टर हूँ, मैं खुद को वहाँ पर बोलता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। ये अनुभूति ने मुझको 2012-13 में गिफ्ट किया था। तब अभी जैसे मीम्स वगैरह चलते हैं वो चलते नहीं थे, तब ट्रेंड्स होते थे। तो वो ट्रेंड था हैप्पीनेस इज। तो न्यूयॉर्क बेस्ड एक आर्टिस्ट थे जिनसे उसने बनवाया अनुभूति ने, और ये मुझे गिफ्ट किया। उस टाइम पर मैं रेडियो जॉकी हुआ करता था। दिल जंगली का प्रशांत, एस्पिरेंस के एसके सर। इसकी एक और फिलॉसफी है, शीशा है तो यू सी योरसेल्फ। तो जो भी किरदार आपने किए हैं आपके थ्रू आए हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन। ये जो रूम है ये मेरी माँ के लिए हमने बनाया हुआ है। तो जब भी यहाँ पर आएंगी तो शी कैन जस्ट स्टे हियर। उनका मंदिर है, उनके हिसाब से हमने इस रूम को थोड़ा रखा है। जैसे ये खुलता है ये शीशा यहाँ पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। सो आई वॉन्टेड माई मदर्स रूम टू फेस दिस सेरेन और शांत जो बाहर का व्यू है, जो सीन है, ये भी मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। लास्ट ईयर कान फिल्म फेस्टिवल कैनेडी नाम की एक फिल्म के साथ हम लोग गए थे। तो ये उस फिल्म का टिकट है और ये मेरा वो आईडी है जो मुझे मिला था, माई फर्स्ट कान फिल्म फेस्टिवल। तो इसको मैंने यहाँ पर इस दरवाजे पे लगाया है। ये जो है ये हमारा वॉक इन है। यहाँ पर सारे कपड़े, जूते वगैरह वगैरह सब रखे जाते हैं। इससे पहले कि आप लोग जज करो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ ग्रीन टी एट ऑल। ये वाली, दिस इज मैंगो टी। तो भी नेक्स्ट लेवल है। स्मेल्स लाइक मैंगो।
मानिए मुझे ना ये सीरियल्स की दुनिया की फिलॉसफी समझ नहीं आई है। थैंक गॉड असल लाइफ में ऐसा नहीं होता, नहीं तो मतलब लाइफ वुड हैव सच बैड रिपरकशंस। अब सोच लीजिए, अबीरा और अरमान की शादी टूट गई तो टूट गई भैया, दोनों अलग अलग रास्तों में चले जाओ, गलती से टकरा गए तो टकरा गए, लेकिन यहाँ पर तो भैया गजब ही हो रहा है। रूही अरमान की शादी, अपकमिंग शादी की वेडिंग प्लानर कौन है? 100 रुपए दूंगी अगर आप उसे गेस कर लेंगे। 100 रुपए मुझे हर किसी को देना पड़ेगा क्योंकि टीवी की दुनिया में तो आप जानते हैं, बट ऑब्वियस और कौन, अबीरा होगी। I'm so sorry, Anand. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Arman, are you okay? अब ये शादी तो अरमान के गले का फंदा बनती जा रही है, क्योंकि आज तो बेचारे अरमान की जान पर ही बनाई। अरे रूही, जरा संभल के। हम जानते हैं कि आपको शादी की बहुत जल्दी है, लेकिन बेचारे अरमान की हालत तो देखिए। ये तो भला हो अबीरा का, जो कि वक्त पर आकर अरमान को बचा लेती है। अब रूही तो ऑलरेडी खुद को अरमान की रानी समझ बैठी है और अरमान को 2 मिनट के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे इस रूम में होते हुए भी आपकी यहाँ जरूरत है? अरमान मेरे मंगेतर है मिस शर्मा, और उनकी हर मदद मैं कर सकती हूँ। आप अपने काम से काम रखिए। वो रिश्ता तो देखो है ही ना वो उन दोनों के बीच में, जहाँ पर वो देखती है कि रूही जब उसको टाई पहना रही है और उसके गले में फंस जाता है वो टाई, तो अबीरा बहुत ही अपने आप अचानक से आती है और कैंची लेकर आती है और उसके मिठाई का फंदे को काटती है और उसको फिर से सांस आती है। इधर बेचारी अबीरा का हाल तो बुरा है। वो तो अपनी आंखों के सामने अरमान को किसी और का होते हुए देख रही है, फिर चाहे वो रूही का अरमान को अंगूठी पहनाना हो या उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करना। अब अबीरा वेडिंग प्लानर बनी है तो ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, आई एम श्योर कि उसकी आंखों के सामने उसके लवर को वो रिंग पहनाते हुए देखे, कोई और उसको रिंग पहना रहा है, वो किसी और को रिंग पहना रहा है, और वही इमोशंस से गुजर रही है अबीरा इन दिनों। क्योंकि अरमान को तो गुस्सा है ही अबीरा के ऊपर, तो जितने भी क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, अबीरा पूछ रही थी एज अ वेडिंग प्लानर अरमान को, जो अरमान का गुस्सा था अबीरा की तरफ, वो उसको उस तरह से जवाब दे रहा था। यहाँ अबीरा अरमान और रूही की इन मेमोरीज को रिकॉर्ड भी कर रही है। अब अरमान भले ही रूही से शादी कर रहा है, लेकिन उसकी सभी बातों में अबीरा का जिक्र है। रूही से शादी करके मुझे इसे बच्चों की तरह संभालना नहीं पड़ेगा। रूही से शादी करने के बाद मैं इसका हस्बैंड बनूंगा, और ये सब देखकर तो हमें लग रहा है कि ये अबीरा और अरमान के लिए किसी सजा से कम नहीं है। बातें खत्म हो गई, टेस्टिमोनियल कभी और कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जो मंगल के हस्बैंड हैं, मंगल लक्ष्मी में आदित्य, ये जिस तरह मंगल की क्लास लेते रहते हैं, ये क्या पिछले किसी लाइफ में या पैरेलल यूनिवर्स में क्लास टीचर थे? अब देखिए ना, एक बार फिर से मंगल की क्लास ले रहे हैं। लक्ष्मी की शादी ना झोली में डाल कर मिली है, तुमसे तो अपनी बहन की और किसी की नहीं। फिर भी इन्हें चैन नहीं है, जो इनके साथ अच्छा है ना उन्हें लपेटे में ले रही है। जी, मुझे लगा कोई बात है, इसलिए मैं पूछने गई। तुम्हारी मंशा से उसे सेट कर रही, हम लोगों को तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो। मंगल तुम ना किसी की नहीं, सिर्फ अपनी बहन की। तुम्हारी मंशा सिर्फ उसे सेट करने की है। हम सबको तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमसे तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं मंगल।
बस कर पगले बस कर, मंगल को कितना रुलाओगे आदित्य, ये तो गजब बेइज्जती है। बेचारी मंगल चुपचाप सुन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस मंगल को सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ। मंगल की जरा भोली भाली सूरतियाँ देख लीजिए, जिसे देखने के बाद तो किसी को भी तरस आ जाए। लेकिन आदित्य को आज मौका मिल गया है, तो वो नॉन स्टॉप तानों की बौछार कर रहा है। लक्ष्मी की शादी ना झोली में डाल कर मिली है। इतना अच्छा रिश्ता, सब कुछ हाथों हाथ हो गया। तुमसे तो अपनी बहन की और किसी की नहीं। तुम्हारी मंशा से उसे सेट कर कि तुम आज कार्तिक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए थे। क्यों? मुझे लगा कोई बात है, इसलिए मैं पूछने गई। अरे इतनी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया, फिर भी इन्हें चैन नहीं है। मंगल तुम ना किसी की नहीं, सिर्फ अपनी बहन की। तुम्हारी मंशा सिर्फ उसे सेट करने की। हम सबको तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमसे तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं मंगल। बात दरअसल ये है कि मंगल को कार्तिक पर शक था कि वो लक्ष्मी को नहीं बल्कि किसी और को प्यार करता है, जिसका सच जानने के लिए वो कार्तिक के स्टूडियो पहुंच गई थी। और ये बात जब आदित्य और उसकी माँ को पता चली, तब दोनों बादल की तरह मंगल पर फट पड़े। अब मंगल करे भी क्या करे, वो तो अपनी बहन लक्ष्मी का बस भला चाहती है। हालांकि इसी बीच लक्ष्मी का फोन आता है मंगल को, जहाँ ये पता चलता है कि उसके हाथों पर कार्तिक के नाम की मेहंदी खूब रंग लाई है। कार्तिक के स्टूडियो भी पहुंच गई, वहां जाके जासूसी करने लगी, तो मैंने उसको जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं भी पीछे पीछे गई अपनी बहन के साथ और वहां जाके उसको खूब डांटा कि क्या प्रॉब्लम है मंगल, चलो अब घर चलो। तो मैं उसका बराबर हाथ पकड़ के घसीट के घर लेकर आई हूँ और आके मैंने आदित्य को सब कुछ बता दिया कि देखो आदित्य अब मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से स्टूडियो से लेकर आ रही हूँ मंगल को, ये सब ऐसा ही चलता रहा तो रिश्ता टूट जाएगा। तो आदित्य भी बहुत गुस्से में है कि अरे अभी शादी होने ही वाली है, मतलब आज तो मेहंदी हो गई है, कल हल्दी भी हो जाएगी और परसों शादी होगी, तो शादी होने तक अपना ये जो शक्की दिमाग है उसको साइड में रखो। मंगल को कहीं ना कहीं इस बात की राहत तो हो गई कि आदित्य लक्ष्मी को प्यार करता है, लेकिन सच पर तो अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन मंगल जानती है कि माता रानी उसके साथ है, इसलिए उसके और लक्ष्मी के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मनन का बर्थडे तो याद है ना भैया, साथ में ही तो मनाया था राधा मोहन में, जहां युग जो है वो बड़ा जेलस सा हो गया था। क्या कहते हैं, एक बार देख के आए सीरियल में क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो युग करेगा। आफ्टर दैट बर्थडे पार्टी भैया वो चुप तो नहीं बैठने वाला है। मोहन पर तो आज एनिमल का बुखार चढ़ चुका है। अब मोहन के इन लटके झटकों को देख लीजिए, इतना तो गब्बर के इशारों पर बसंती नहीं नाची होगी जितना आज मोहन नाच रहा है। अरे कूद जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। गावालो, अरे गावालो, सुसाइड करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि अब इस बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी, क्योंकि अब मैं नाचूंगा। अब जब इंसान का दर्द एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो पागल सा हो जाता है, और आज मोहन डांस तो कर रहा है, लेकिन इसी के साथ उसका दर्द आज हमें साफ साफ नजर आ रहा है, और उसने तो आज सोच लिया है कि वो सबको सारा सच बता देगा। बहुत दुख दिया उसने जो समेट कर रखा था ना मुझे, एक बार फिर बिखेर दिया उसने मुझे, तोड़ दिया उसने मेरा दिल, मेरे परिवार का दिल तोड़ दिया उसने, मेरी गुनगुन, मेरा हम सबका दिल तोड़ दिया उसने, पता है। लेकिन भाई टीवी में कोई सस्पेंस इतनी आसानी से कहाँ खुलता है, और यहाँ तो आ गई है पुलिस, जो कि मोहन को अरेस्ट कर ले गई है। अगर मोहन भैया राधा का नाम ले लेते तो फिर युग तो बैंडी बजा देता मोहन भैया की, ऑफ कोर्स। लेकिन हम आपको बता दें कि मोहन ने सच का पता लगाने के लिए एक अच्छा तरीका निकाल लिया है, DNA टेस्ट का। अभी मनन के बाल काटे हैं मोहन जी ने, ताकि वो बाल का वो DNA टेस्ट करवा सके,
और तभी राधा आ जाती है और मोहन जी को थोड़ा डांटती है और मनन को लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। जी हाँ, दरअसल मनन को मोहन लेकर आता है उसका हेयर कट करने के लिए। अब राधा को तो लग रहा है कि मोहन मनन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राधा आप इस बात से अनजान हैं कि मोहन जो है वो DNA टेस्ट से अब सच का पता लगा लेगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। अब चलिए बात करते हैं सीरियल डोरी की। अब ये सीरियल कलर्स पर आता है और कैलाशी और डोरी के बीच में कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। अब संडे का दिन है, काफी वक्त हो गया है इनसे मिले हुए, तो हमने सोचा कि ना संडे का फायदा उठाकर देखा तो जाए कि इन दोनों की लाइफ में व्हाट्स कुकिंग। उसके बाबा जैसे ही मिलते हैं वैसे ही कैलाशी देवी कोई ना कोई ऐसी चाल चल ही देती है जिससे डोरी और उसके बाबा दूर हो जाएं। अब देखिए ना, डोरी और उसके बाबा को दूर करने के लिए कैलाशी देवी ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें डोरी बुरी तरह से फंस चुकी है। कैलाशी मैम उन्हें दिखाती है कि ये पानी में गिरी, गड्ढे में गिरी, इससे सबको लगता है कि ये अच्छे नहीं है, इसलिए हमें इसे किसी और को दे देना चाहिए। अब यहाँ डोरी और उसके बाबा को बुलाया गया है सम्मान देने के लिए, लेकिन उसी वक्त ऐसा वीडियो चलाया जाता है जिस वीडियो में डोरी की हालत काफी खराब होती है और उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता है। ये वीडियो देखकर गांव वाले भड़क जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि डोरी को बाल सुधार गृह में भेजने की जरूरत है। अब फिलहाल तो ये देखना होगा कि क्या कैलाशी देवी की ये चाल कामयाब हो जाएगी और डोरी उसके बाबा से दूर हो जाएगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, शरद केलकर के अगर आप भी हैं फैंस, द गुड न्यूज इज ऑफ कोर्स ABP न्यूज पर एक खास पेशकश तो लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो एनिमेटेड सीरीज आ रही है बाहुबली की, उसमें एज बाहुबली की दमदार आवाज आपको शरद केलकर की सुनाई देगी। ऐसे में चलिए इनसे खास मुलाकात करते हैं टू नो हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाहुबली। बिना देखे भी पहचान लेते हैं सिर्फ आवाज़ से। सब जानते हैं मैं स्टैमर करता था, उसको कवर करने के लिए बहुत फास्ट बोलता था, तो कभी वो आवाज़ बाहर नहीं आई। आई थिंक वो हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही राजमौली सर ने मुझे मौका दिया, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। ज़िंदगी बाहुबली से पहले कुछ और थी, बाहुबली के बाद कुछ और है। दमदार आवाज़ तो बहुत होती है, लेकिन एक आवाज़ ऐसी होती है कि जिसकी पीछे कहानियाँ बहुत होती हैं। तो कहानी बताएंगे हमें शरद भाई, कहा इस आवाज़ के पीछे कुछ कहानी होगी ज़रूर। नहीं, ये आवाज़ ना तो मैंने पहचानी थी ना किसी और ने। इनफैक्ट मेरे एक्टिंग करियर के दौरान भी किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया था, बिकॉज सब जानते हैं मैं स्टैमर करता था, उसको कवर करने के लिए बहुत फास्ट बोलता था, तो कभी वो आवाज़ बाहर नहीं आई। बट आई थिंक वो हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही आई थिंक राजमौली सर ने मुझे मौका दिया बाहुबली में प्रभास जी को आवाज़ देने की, डब करने के लिए, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। ज़िंदगी बाहुबली से पहले कुछ और थी, बाहुबली के बाद कुछ और है, और बहुत खुशी होती है जब लोग बिना देखे भी पहचान लेते हैं सिर्फ आवाज़ से। तो बाहुबली 1 था, उसको आप देख के कहते ना कि वॉइस ओवर कर रहे थे, बट ये एनिमेशन है, ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ये बताऊँ, मुझे ऑनेस्टली एज एन एक्टर बहुत फुलफिलिंग लगा, बिकॉज जो प्रोसीजर शायद लोगों को नहीं पता, बता देता हूँ एक बार, कि पहले हम डब करते हैं, पहले वॉइस रिकॉर्ड की जाती है और उसके ऊपर फिर एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। तो उस प्रोसेस में एज एन एक्टर मुझे काफ़ी एक स्पेस मिलता है जहाँ मैं परफॉर्म कर सकूँ उस कैरेक्टर को लेके, तो वो एक लिबर्टी होती है आपके पास में, और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करने में। इसका कुछ कहते सीक्वल आएगा आगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहानी बहुत अच्छी है, मैं बताऊँगा नहीं एग्जैक्ट सस्पेंस क्या है। मुझे लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे, और बेस्ट पार्ट ये है कि सबके लिए कि जो आवाज़ें आपने हर किरदार के लिए सुनी थी बाहुबली हिंदी में, उन सभी वॉइस एक्टर्स ने क्राउन ऑफ ब्लड में भी आवाज़ें दी हैं, चाहे वो बाहुबली हो या मैंने दी हो, या भल्ला हो, या
देवसेना हो या कटप्पा हो, वो सेम आवाज़ें हैं, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे सीरीज़ के साथ। और बहुत इंट्रिगिंग है, हमको लगता है कि एनिमेशन है बट कहानी इस तरह से वीव की हुई है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा और कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार वो अलग क्रिएटिविटी थी, अलग है, बहुत सिंक में है बिकॉज एस राजमौली सर खुद इन्वॉल्व हैं कहानी के साथ। तो मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और नेक्स्ट सीजन भी आना चाहिए। बट शरद अगर बात की जैसे कि हनुमान भी लॉन्च हुआ था कोविड के बाद, तो एक लोगों में था कि यार ये एनिमेशन हनुमान चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हनुमान ने किया और ऐसे थे कि और भी ऐसे जैसे बाहुबली आया और भी एनिमेशन चीज़ें होनी चाहिए हमें कि जो हम वर्ल्ड को दिखा सके। बिकॉज मोस्टली हम क्या करते हैं जापानीज या कोरियन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें अपना खुद का एक वेरिएंट निकालना चाहिए अलग से इंडिया का। बिल्कुल, हमारे यहाँ वो एक कन्विक्शन शायद लोगों में नहीं था कि बिकॉज क्रिएट हम ही करते थे, बाहर से लोग आउटसोर्स करते थे हमारे एनिमेटर्स को या VFX वालों को, और वो क्रिएट करते थे जो बाहर के लोग प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छी शुरुआत है एक ग्राफिक इंडिया के द्वारा, जो उन्होंने पहले द लेजेंड ऑफ हनुमान लेके आए वो, और लोगों ने बहुत पसंद किया। अब आई थिंक हम लोग 5वें 6वें सीजन पे हैं, मैंने डब कर दिया है, एनिमेशन क्रिएट हो रहा है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। इतनी आवाज़ें दी हैं आपने बाहुबली को छोड़ के, अब तक का सबसे बेस्ट आपको कौन सा था कि जो डब आपने किया हो? मुझे ऑब्वियसली बाहुबली को तो हम सबसे पहले रखेंगे, बट दो तीन ऐसे काम है जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में। एक मोआना नाम की फिल्म है जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिलेगी, उसमें मैंने ड्वेन जॉनसन को आवाज़ दी और वो एक डेमी गॉड है, मावी कैरेक्टर उनका नाम है, और वो बहुत सारे रूप बदलते हैं। तो आप अगर वो फिल्म देखेंगे तो मुझे बहुत सारे उसमें मेरी बहुत सारी आवाज़ें सुनेंगे आप, जो शायद किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी। एक ही में आपने बहुत सारी आवाज़, क्योंकि वो डेमी गॉड है, वो अपने आप को गॉड समझता है और वो डिफरेंट रूप लेता है। तो कभी वो मछली बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, तो बहुत सारे रूप हैं उसके, और उस सबकी डबिंग करना तो आपको एक वैरायटी ऑफ साउंड मिलेगा। लोगों को लगता है सिर्फ ऐसी ही भारी आवाज़ है, बट आई कैन डू वॉट एवर नीडेड। सो बहुत सारा कुछ उसके अंदर है। एक दसरा नाम की फिल्म है जो नानी, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, उनको नेचुरल स्टार भी बोलते हैं, हैदराबाद से ही हैं, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। तो उनकी एक फिल्म है दसरा करके, वो कैरेक्टर करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि फॉर एन एक्टर आई थिंक प्लेइंग अ ड्रंक कैरेक्टर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और पूरी फिल्म में वो ड्रंक है, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, तो बड़ा मजा आया करने में। थैंक यू सो मच सर, रात के 11 बजे आप इंटरव्यू दे रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि मेरा शो है, सीक्वल आते रहे। बिल्कुल मेरा शो है, मैं नहीं इसको प्रमोट करूँगा तो और कौन करेगा सर। थैंक यू सो मच सर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।